हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा 8वां क्लास है और आज हम संविधान के अनुच्छेद से जुड़े 100 VVI प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, आज हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, बाकी के वीडियो हमारे चैनल पर पॉलिटी के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो देखिए, जिस समय हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था उस समय की बात हो रही है। तो जिस समय हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक, जिस समय हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। आइए, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टिकोण से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो देखिए, प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टिकोण से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो गणना की दृष्टिकोण से अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं। ठीक, गणना की दृष्टिकोण से अभी भी 395 अनुच्छेद है, लेकिन अनुसूची कितनी है तो 12। 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक, तो ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी होगा कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है कि कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो ऑप्शन में वहाँ पर 395 नहीं देता है, दे देता है 448। देखिए, क्या है कि अब तक हमारे भारतीय संविधान में कुल 105 संशोधन किए गए हैं। ठीक ना, यानी विभिन्न संशोधनों के द्वारा बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो देखिए, अनुच्छेद का सब टाइप जोड़ा गया है। जैसे कि अनुच्छेद 19 है तो 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, ऐसे करके जोड़ दिया गया है। ठीक है, 370 ए, 370 बी, मतलब कि ऐसे ही हमारे संविधान में संशोधन किए गए हैं और बहुत सारे अनुच्छेदों को जोड़े गए हैं। अगर वही सब टाइप को मिला करके वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं तो 448 हैं। ठीक, अगर आपको कभी ऐसा ऑप्शन दे देता है कि वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, अगर 448 देता है तो आपको 448 टिक करना है, नहीं तो आप 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची मान करके ही चलेंगे। ठीक, आइए, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो धारा, अनुच्छेद को ही धारा कहते हैं, तो धारा कितने हैं तो वही 395 है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1, यानी अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ऑप्शन डी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ठीक, अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। ठीक ना, यानी किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक, 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा है। ठीक, 12 से 35 और भाग 3 संविधान के किस भाग में तो भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा है। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो यानी कि देखिए, कमजोर वर्ग को आरक्षण उपलब्ध कराना होता है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है ना अवसर की समानता, वही चीज़। ठीक ना, अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता। यहाँ अनुच्छेद 16 के द्वारा यानी समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक,
अस्पृश्यता का अंत करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है। यानी अस्पृश्यता का अंत ये किसमें है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 में। ठीक, अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति समाज में छुआछूत करता है तो ये क्या है? गैर कानूनी है। ठीक, इसको अपराध माना गया है। अगर समाज में कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो ये एक अपराध माना गया है, गैर कानूनी है। इसकी चर्चा किसमें है? तो संविधान के अनुच्छेद 17 में है। ठीक, और अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ठीक, देखिए, राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है तो अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 57 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके द्वारा दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा। यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 19 में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता तो 19 का ए। ठीक, प्रेस की स्वतंत्रता किसके तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के ए के तहत दी गई है। ठीक ना, 19 का आई मतलब वही 19 का को कह सकते हैं इसको। तो हमारे भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 19 का क, यानी 19 का आई। हमारा अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ठीक, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। यानी अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान किया गया है कि आप किसी भी बच्चे के साथ शोषण नहीं कर सकते। मतलब किसी भी कम उम्र के बच्चों को जो कारखाने में काम करने के लिए लगा दिया जाता है, ये सब क्या है? बाल श्रम, ये सब क्या है? शोषण है। यानी बाल बच्चों का शोषण किया जाता है। तो इसका जो निषेध किया गया है अनुच्छेद 24 के तहत किया गया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? ठीक ना, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसमें है? तो अनुच्छेद 29 में है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ठीक ना, यानी ये जो अनुच्छेद 32 है ये बहुत ही जरूरी है और बार बार पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। और अनुच्छेद 32 में यह प्रावधान है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक ना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है किसके तहत? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ठीक, तो किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में। ठीक, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक क्या है कि इसमें नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में है। ठीक, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ठीक ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? देखिए, 42वां संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक, 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 के ए में। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? तो अभी तुरंत बताएं कि अनुच्छेद 51 के ए में। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है? तो अनुच्छेद 51 का ए। हमारा अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा।
इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में है। यानी संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इसका प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करेंगे या फिर उनके अधीनस्थ अधिकारी करेंगे। इसकी चर्चा किसमें है? तो अनुच्छेद 53 में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? ठीक ना, राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 61 में है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76। ठीक, अनुच्छेद 76 यह महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल होगा, इसकी अनिवार्यता का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ठीक, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108। ठीक, अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत से संचित कोष से संबंधित है? ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो भारत के संचित कोष से उपयुक्त सभी ये सारे अनुच्छेद संबंधित हैं। कौन कौन सा? देखिए, अनुच्छेद 112 का 112, 29। ठीक, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 148 का 6 और अनुच्छेद 146 का 3। ये सभी क्या है कि ये सभी भारत के संचित कोष से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। यानी अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श लेता है? तो अनुच्छेद 143। यानी जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है अनुच्छेद 143 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई निर्णय सुनाता है तो उसका पुनरावलोकन कर सकता है,
यह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 137 के तहत, यानी अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि अगर वह कोई निर्णय सुना देता है तो उसका दोबारा से वो पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक, अनुच्छेद 137 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? ठीक ना, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जितने भी कानून लागू किए जाते हैं वो राज्य के अंदर सभी न्यायालयों पर भी लागू होगी। तो यह इसकी चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 141 में। ठीक, अनुच्छेद 141 में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? तो आधार अनुच्छेद 32, यानी अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ठीक, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। अनुच्छेद 245